नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, यानी कि आधुनिक भारत के बारे में बात करेंगे। और ये यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ एग्जाम का ये प्रैक्टिस सेट है और घटना चक्र की ये बुक है, आप सभी को पता है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी को पता है कि घटना चक्र की बुक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है कि किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ये शब्द को ध्यान दे देना। ये शब्द जो है, देखो सवाल को जो इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं उन्हीं पर फोकस किया करो और हर सवाल को तोड़ के पढ़ा करो। इससे क्या होगा कि आपको सवाल को समझने में और याद करने में हमेशा आसानी होगा। क्या कहा गया है, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ए, राजा राम मोहन राय। अब इसको कैस किस तरीके से याद कर सकते हो, क्योंकि क्या कहा गया है, भारतीय पुनर्जागरण, ठीक है। तो भारतीय पुनः मतलब देखो, कहीं ना कहीं ये काम कोई बड़ा इंसान कर सकता है, जैसे कि राजा। और राम भगवान तो भाई वैसे ही श्रेष्ठ है। देखो, याद करने का एक ट्रिक किया करो। कोई भी सवाल, कोई कोई जो याद करने वाली चीज होती है उसको एक याद करने का ट्रिक किया करो। हो सकता है कि आप लोग दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस में कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन इसको याद करने का तरीका क्या है, भारतीय पुनर्जागरण। देखिए, मतलब पुनर्जागरण फिर से उस चीज को जगाया, तो ये काम कौन कर सकता है, जो पावरफुल हो। पावरफुल कौन होता था पहले, राजा। और राजाओं के राजा किसको माना जाता है, राम भगवान को। तो ये इस तरीके से याद कर लो, राजा राम मोहन राय जी, ठीक है। आर। अब आर भी हो सकता है, जो आर मूवी आई थी, भी बड़ी अच्छी मूवी हुई थी। तो ऐसे ही याद करने का एक ट्रिक होता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ए, राजा राम मोहन राय। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, राजा राम मोहन राय जी जो थे वो प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले, सुनना एक एक वर्ड, सबसे पहले भारतीय समाज में व्यापक बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया था। जो भारतीय समाज में जो बुराइयां थी, जैसे ऊंच नीच, जात पात, पुरुष महिला, इन सभी चीज़ों पर सबसे पहले इन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया, शुरू किया। उनके नवीन विचारों, यानी कि उनके जो विचार थे वो मॉडर्निटी के थे। ध्यान देना हर शब्द को। उनके नवीन विचार, नए विचारों के कारण 19वीं शताब्दी के भारत में पुनर्जागरण का उदय हुआ। 19वीं शताब्दी में, ध्यान देना। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है। और उनको अतीत और भविष्य के मध्य मध्य सेतु तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। और साथ ही साथ आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, और प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है, तथा युग दूत भी कहा जाता है। कितने नाम इनके पास हैं, और हर एक नाम एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। तो आप लोग इस चीज के बारे में जान भी सकते हैं, ठीक है। आगे बात करें अगले सवाल पर। इसमें कहा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। अच्छा सवाल है, सही उत्तर होगा सी, राजा राम मोहन राय। यही सेम उत्तर है। क्या पूछा गया है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय जी। अब ध्यान देना, हिंदू धर्म का पहला सुधार जो आंदोलन था वो ब्रह्म समाज ही था, ठीक है। जो ब्रह्म समाज है, इसकी जो मूलतः स्थापना हुआ था 1828 में हुआ था। कब हुआ था, 1828 में हुआ था, ठीक है। और इसको राजा राम मोहन राय जी ने किया था, ठीक है। इनका जो मकसद था, राजा राम मोहन राय के उपदेशों का तात्पर्य सभी धर्मों में अपनी एकता, सामंजस्य स्थापित करना था, ठीक है। अब फिलहाल इसके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में इसे आगे बढ़ाने का श्रेय महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर को जाता है। वह इस आंदोलन में 1843 में सम्मिलित हुए थे और उन्होंने ब्रह्म धर्मावलंबियों को मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड और अपराश्चित इत्यादि से रोका था। अब देखिए, इसके बारे में हम लोग और भी आगे बात करने वाले हैं, लेकिन आपको मोटा मोटा ये जानना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी, और वो किसने किया, राजा राम मोहन राय ने। और फिर 1843 में, ठीक है, 1843 में, 1843 में इसमें इसके साथ महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर जी ज्वाइन हो गए थे, सम्मिलित हो गए थे। फिर आगे धीरे धीरे उन्होंने भी इसमें काफ़ी बड़ा योगदान दिया। खैर, इसके बारे में और भी आगे बात हम लोग करने वाले हैं। अगला सवाल है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा श्री केशव चंद्र सेन। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि सर अभी आप लोगों ने राजा राम मोहन राय बताया। अब देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक तो राजा राम मोहन राय ही हैं, लेकिन यहाँ पर क्या अंतर है, यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया गया है भारतीय। अब ये मतलब नहीं हुआ कि ब्रह्म समाज मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए, ऐसा मतलब नहीं है। मतलब देखो, अभी आपको ध्यानपूर्वक सब जान जाएंगे। तो अगर पूछा जाए कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, तो उत्तर होगा केशव चंद्र सेन। अगर ये पूछ ले कि सिर्फ ब्रह्म समाज के स्थापना संस्थापक कौन है, तो वो होगा राजा राम मोहन राय।
अब ध्यान देना, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन जी हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1865 में केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि छीन ली। फलस्वरूप केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज से अलग हो गए। यानी कि पहले केशव चंद्र सेन भी ब्रह्म समाज में थे, उसके बाद में वो इस समाज से अलग हो गए और देवेंद्रनाथ टैगोर के तहत ब्रह्म समाज की मूल शाखा ने स्वयं को आदि ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा और आचार्य केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले गुट ने अपने आप को भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज का नाम दिया। जब केशव चंद्र सेन जी वहां से अलग हो गए तो उन्होंने एक अपना बनाया और वहां के जो लोग थे उनके अंतर्गत थे, उन्होंने अपना एक नया नाम दिया, कह सकते हो, या अपने आप को बुलाया भारतीय ब्रह्म समाज, या फिर कह सकते हो नवीन ब्रह्म समाज। दोनों एक ही नाम, मतलब भारतीय ब्रह्म समाज और साथ ही साथ इसको नवीन ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। अगर और इसके बारे में बात करना चाहें तो सुन लो। आगे क्या होता है कि 1878 में नवीन ब्रह्म समाज में, यानी कि भारतीय ब्रह्म समाज में फूट पड़ी। फूट मतलब उसमें एक विवाद हो गया, एक खंडन हो गया। ये कब हुआ? जब केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के लिए जाने के विरोध में आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। अब हुआ कुछ ऐसा कि 1878 में जो नवीन ब्रह्म समाज में जब फूट इसलिए पड़ा क्योंकि जब केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच के बिहार के राजा से किए जाने पर जो उनके लोग थे उनके अंतर्गत, जैसे कि कई सारे लोग थे, उनमें से फेमस हैं आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री जी, इन लोग ने काफ़ी ज़्यादा, इन लोग के अंदर आक्रोश आ गया और उन्होंने अपना एक दल बना लिया जिसका नाम पड़ा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना। ठीक है, समझ में आया? आगे बात करते हैं अगले सवाल पर। इसमें है कि, एक मिनट जाइए, इसमें कहा जा रहा है इस सवाल में कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है। ध्यान देना, भारतीय राष्ट्रवाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि ना गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं, ना बाल गंगाधर तिलक जी हैं, ना सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी हैं। तो दोस्तों जब आखिर ये 3 नाम नहीं है तो फिर कौन है? तो ध्यान देना, सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलनों के सूत्रधार राजा राम मोहन राय को भारत के नवजागरण का अग्रदूत, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक या फिर आधुनिक भारत के पिता या नव प्रभात का तारा आदि कहा जाता है। यानी कि इन तीनों नाम में से कोई नहीं है। सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय जी को भारतीय राष्ट्रवाद या फिर नव भारत का तारा या फिर आधुनिक भारत का पिता या फिर भारत के नवजागरण का अग्रदूत, अतीत और भविष्य के मध्य, कई सारे नाम हैं जो भी हम लोगों ने पिछले सवालों में बात भी किया। समझ में आया? आगे बात करते हैं। मैं जो जो शब्द बोलूं दोस्तों, शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुना करो। अगला सवाल है, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? अब ये सब पे ध्यान देना, भारत का मार्टिन लूथर, भारत का, तो ध्यान देना इसका सही उत्तर होगा ए, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। आगे ध्यान देना मेरे सारे शब्दों को। इसमें कहा जा रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक जो थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। अब आपको 2 उत्तर मिल गया, पहला तो ये मिल ही गया और दूसरा है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। किसमें? शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास रखते थे और इन्होंने ही ये कहा था कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, और इन्होंने झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए, जो झूठ मतलब पाखंडी चीज जो होती है धर्म में, उस चीज को खंडन करते हुए पाखंड खंडनी पताका भी लहराया था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। आगे बात करते हैं। अगला सवाल है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई। तो दोस्तों अच्छा सवाल है। इसमें पूछा गया है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई? सही उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। अगर हम लोग स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें तो काफी अच्छा होगा। अब देखो, मूल शंकर का जन्म, यानी कि दयानंद सरस्वती जी का नाम था, उपनाम था मूल शंकर। ये गुजरात के मोरबी रियासत के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1880 में मथुरा में स्वामी ब्रजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। ठीक है, और 1875 में उन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। ये कब की आर्य समाज की स्थापना? तो 1885 में। ठीक है, ध्यान देना, नहीं माफ, 1885 नहीं होगा यार, 1875 में। ठीक है, और इन्होंने कई सारी चीज़ों का रचना भी किया, जिसमें इन्होंने जैसे कि पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अदित मंत्र का अद्वैत मंत्र का खंडन, पंच महा यज्ञ विधि तथा वल्लभचार मंत्र खंडन प्रमुख है। ठीक है,
इन्होंने लिखा। आइए अगले सवाल पर बात करें। इसमें है कि सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है, तो इसका सही उत्तर होगा ए, आर्य समाज की पवित्र पुस्तक मानी जाती है। और इसको किसने लिखा? दयानंद सरस्वती जी ने। एक मिनट। ओके, आगे बात करें। निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार में रखना है। यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी। एक नहीं, सी नहीं होगा, माफ करिए, इसका सही उत्तर होगा बी। बी यानी, एक मिनट जो, बी यानी कि पहला ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। समझ में आया? पहले ए कर देता हूँ, पहले ये होगा, पहला वाला, फिर दूसरा वाला, फिर चौथा वाला, फिर तीसरा वाला। यानी कि अगर हम बात करें तो तुलसीदास जी का काल जो था 16वीं और 17वीं सदी में, राजा राम मोहन राय का 1772 और 1833 में, दयानंद सरस्वती जी का 1824 में, 1883 में, तथा विवेकानंद जी का 1863 और 1902। एक मिनट जो बात करते हैं। यानी कि दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जो तुलसीदास जी का जो काल था वो मालूम हो चुका। राजा राम मोहन राय जी का जन्म 1772 में होता है और 1833 में उनकी मृत्यु हो जाती है। दयानंद सरस्वती जी का जन्म 1824 में होता है, 1883 में मृत्यु हो जाती है। और विवेकानंद जी का जन्म 1863 में होता है और 1902 में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसी कालखंड में आपको लगाना था कि पहले कौन सा होगा, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद। समझ में? आगे बात करते हैं। अगला सवाल इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की? ध्यान देना, क्या पूछा गया? प्रार्थना समाज की स्थापना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए, आत्माराम पांडुरंग ने ही प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 में हुआ था, 1867 में। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुई थी। किसकी प्रेरणा से? केशव चंद्र सेन जी की प्रेरणा से। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। यहाँ पूछा क्या गया है कि किसने स्थापना की? तो स्थापना तो होगा आत्माराम पांडुरंगा। अगर ये पांडुरंगा नहीं, माफ करें, पांडुरंग। अगर ये पूछ लिया जाए कभी भविष्य में कि जैसे किसकी प्रेरणा से हुई, तो केशव चंद्र सेन जी। और केशव चंद्र सेन पहले किस समाज से संबंध रखते थे, इसके बारे में बात कर चुके हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, इस संस्था का जो उद्देश्य था सबको पता है। देखो, एक चीज याद कर लेना, जितने भी समाज में आंदोलन चलाए गए थे उस वक्त या अभी भी, अब तो खैर कई चीजें बदल चुकी, लेकिन उस वक्त जब आज़ादी का समय था उससे पहले, तो जाहिर सी बात है 2-3 चीज नोट रखना, जैसे महिला पुरुष में भेदभाव को कम करना, जातीय चीजों को कम करना, धर्म में कट्टरता को कम करना, ये सब कॉमन पॉइंट है। तो कभी भी एग्जाम में अगर लिखना हो तो ये सब चीजें लिख सकते हो हर किसी आक्रांतकारी के उसमें। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। इसमें है कि महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? अच्छा सवाल है, ये आएगा, ये आएगा, आएगा, आएगा। सही उत्तर होगा सी, सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले जी के द्वारा की गई थी। ये कब की गई थी समाज का स्थापना? 1873 में। ठीक है, ये ध्यान देना। अगर हम बात करें कि ज्योतिबा जी का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, तो हर चीज़ के बारे में जानकारी ले लो। इनका जन्म 1827 में एक माली के घर में हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। क्या किया? शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथ में निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। यानी कि ये सबके खिलाफ नहीं थी, जो ऐसे लोग थे ब्राह्मण जो काफ़ी ज़्यादा कट्टरता, ऊंच नीच, ये सब चीज़ पर ज़्यादा वो करते थे, उनके ये खिलाफ थी। और उनकी एक पुस्तक थी जिनका नाम था गुलामगिरी। ध्यान देना, गुलामगिरी मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है इसमें कि भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यता थी। तो पहली चीज़ ये जान लो कि थियोसोफिकल सोसाइटी, इस चीज़ पर आपको ध्यान देना। थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता थी, तो क्यों थी, कैसे थी, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो 1879 में कर्नल अलकाट, किसके द्वारा? कर्नल अलकाट एवं मैडम वालाउत्स्की भारत आए तथा मद्रास में आडियार के पास थियोसोफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना की। एक मिनट रुक जाओ, मैं लिख दे रहा हूं, हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। पहली चीज ये जान लो कि 1879 में कर्नल अलकाट, ये समझ में आया, एवं मैडम वालाउत्स्की। ठीक है, हो सकता है कि मैंने कुछ और पढ़ा हो, लेकिन शब्द यही है। ठीक है, ये लोग भारत में आए तथा मद्रास में आडियार के पास थियोसोफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना इन्होंने कर दी थी। फिर क्या होता है कि 1889 में
श्रीमती एनी बेसेंट ने इस सोसाइटी की सदस्य बनी थी। कौन बना था? एनी बेसेंट जी 1889 में, यानी कि 10 साल बाद इस सोसाइटी की सदस्य वो बन गई थी। तथा 1893 में भारत आकर उन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई और श्रीमती एनी बेसेंट ने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक धर्म माना, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने हिंदू धर्म को कह सकते हो कि बढ़ावा दिया, कहा कि नहीं भाई जो चीज़ें इसमें लिखी गई काफ़ी सब चीज़ें सही हैं, वो अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। और थियोसॉफिकल सोसाइटी या ब्रह्म विद्या हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और कर्म सिद्धांत तथा आत्म के पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन करती थी, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? मुझे उम्मीद है यह सवाल आपको बढ़िया समझ में आया होगा। आगे आइए बात करते हैं अगले सवाल पर। इसमें कहा जा रहा है कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी होनी, मतलब कितनी निर्धारित की गई थी उस वक्त। तो सही उत्तर होगा बी, यानी कि लड़कियों की जो उम्र थी वो थी 14 और लड़कों का एज था 18। इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लो कि वर्ष 1929 में क्या हुआ कि अजमेर निवासी एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बना। उन्हीं के नाम पर ही इसे शारदा अधिनियम या फिर शारदा एक्ट कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष कर दी गई और लड़कों की 18 वर्ष, जो अभी हम लोगों ने बात किया, ठीक है। आगे बात करते हैं। और यह सवाल इस वीडियो का अंतिम सवाल भी है, इसको कह सकते हो आप। इसको थोड़ा सा जूम कर लिया जाए अगर आप लोग का परमिशन हो तो। इसमें है कि निम्नलिखित विवरण पर आपको विचार करना है। पहले हम इसको सही तरीके से पढ़ते हैं। इसमें दिया गया कि 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। इसमें किसी के बारे में बात किया जा रहा है। पहले चीज़ ये जान लो कि ये पश्चिमी भारत में इनका जन्म हुआ और ये पारसी थे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके नाम से ही आपको मालूम हो जाना चाहिए। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संस्थापक थे, ठीक है। इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। ये एक समाज सुधारक भी थे और श्रीमती आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता भी थे। तो भाई ये कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि बी एम मालाबारी। अब इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लो। 1853 में इनका जन्म हुआ था। बहराम जी मालाबारी जी का जन्म कब हुआ था? 1853 में। ये एक पारसी थे। इन्होंने द इंडियन स्पेक्टेटर का संपादन किया था। ये समिति आयु अधिनियम 1891 में जो हुआ था इसके प्रबल पक्षधर भी थे। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई थी। फिर बाद में क्या हुआ कि बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध भी किया था। समझ में आया? अगर आपसे ये पूछा लिया जाए, कभी भी ये पूछा जा सकता है, लेकिन बड़े एग्जामों में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है, जैसे यूपीपीसीएस, यूपीएससी, और इसमें भी पूछा जा सकता है कभी भी कि जो ये समिति थी इनकी, जैसे कि एक मिनट जाओ, जैसे कौन सी समिति जो इन्होंने किया था, इसमें ये वाला समिति आयु अधिनियम 1891 वाला जो इनकी समिति थी, इसमें इन्होंने ये कहा कि जो लड़कियों का जो एज होना चाहिए विवाह के लिए वो 12 वर्ष होना चाहिए। और इसी के विरोध में आगे चलकर बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का बहुत ज़्यादा विरोध किया था। क्यों? क्योंकि इसमें 12 वर्ष बहुत ज़्यादा कम था। दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। कोई भी डाउट, कोई सवाल में कोई परेशानी हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दो, उसके बारे में उसका निवारण किया जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।